हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जहां पर हम लोग हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का पावर शेयरिंग, उसको एक बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और समराइज्ड फॉर्म में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और फटाफट से आ जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो व्हाट ऑल टॉपिक्स आर वी गोना डिस्कस। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली दो देशों की बात करेंगे, एक देश है बेल्जियम, एक देश है श्रीलंका। बेल्जियम के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सुलझाया जाता है वो समझेंगे, यानी कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम को समझेंगे, और श्रीलंका के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और फिर उसके आगे क्या करा जाता है, यानी कि मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका को समझेंगे। लास्टली इस चैप्टर के अंदर हम लोग वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि पावर को क्यों शेयर करना चाहिए, एंड उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन शेयर पावर। इस चीज को भी देखने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। तो चलिए फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पर बचा पार्टी बेल्जियम की बात करने के लिए। जब भी मैं बेल्जियम की बात करती हूँ तो याद रखिएगा कि बेल्जियम कंट्री कहाँ पर है, यूरोप की एक कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, यानी कि हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी। और ये जो पूरी कंट्री है ये हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटी कंट्री है, ठीक है। तो इट इज स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। साथ ही में इसके बॉर्डर्स की बात करी जाए तो फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ ही अपने बॉर्डर्स को शेयर करती है। लेकिन अगर यहाँ के एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करी जाए, यानी कि जो यहाँ पे सोशल ग्रुप्स का डिवीजन है उसकी बात करी जाए लैंग्वेज के बेसिस पे, तो यहाँ पे 3 सोशल ग्रुप्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज पाए जाते हैं। एक है डच बोलने वाले लोग, एक है फ्रेंच बोलने वाले लोग और एक है जर्मन बोलने वाले लोग। लेकिन बच्चों ये जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यहां की अगर मैं बात करूं बच्चों तो आप बेल्जियम का मैप देख पा रहे हो। सो दिस पर्टिकुलर एरिया, येलो एरिया के अंदर फ्लेमिश लोग, फ्लेमिश रीजन है। फ्लेमिश रीजन में डच लोग रहते हैं, विच आर अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। तो डच पीपल 59% है जो कि मेजॉरिटी में है। माइनॉरिटी में देश में है फ्रेंच पीपल जो कि वेलोनिया रीजन, इस लाल रीजन में रहते हैं, और जर्मन पॉपुलेशन सिर्फ इस ब्लू रीजन में रहती है जो कि है 1%। लेकिन दिक्कत की बात तब आती है जब हमें पता चलता है कि जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स का, ब्रुसेल्स के अंदर कंप्लीटली उल्टा सिनेरियो है। देश में जो डच कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी वो हमारे ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में है, ठीक है, दे आर ओनली 20%। और देश में जो फ्रेंच कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी वो ब्रुसेल्स के अंदर मेजॉरिटी में है, विच इज 80%। तो पूरा उल्टा हो गया सिनेरियो। साथ ही में प्रॉब्लम इस चीज से भी आती है कि यहां पर बच्चों देखिए, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो ज्यादा रिच है, ज्यादा पावरफुल है, और डच लोगों को जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट है या फिर एजुकेशन का बेनिफिट है वो काफी बाद में मिल रहा है दैन द फ्रेंच कम्युनिटी। इस वजह से जो टेंशंस है बेल्जियम के अंदर बहुत ज्यादा एनलार्ज होने लगते हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच में। बट यहाँ के जो लीडर्स हैं वो काफी समझदार निकलते हैं, और यहाँ के लीडर्स बच्चों सभी लोगों को अकोमोडेट करने की बात करते हैं, सभी लोगों को एक देश का हिस्सा बना के प्यार से रखने की बात करते हैं। तो इस देश के अंदर 1970 और 1993 के बीच में 4 बारी यहाँ के संविधान को बदला जाता है, अमेंड करा जाता है यहाँ के लीडर्स द्वारा, ताकि वो एक ऐसा अकोमोडेटिव मॉडल पे पहुंच सके जहां पे सारे के सारे लोग मिलकर शांति से प्यार से एक दूसरे के साथ रह सके। 4 फीचर्स हैं इस अकोमोडेशन मॉडल के, याद रखिएगा। फर्स्ट फीचर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि जो केंद्रीय सरकार होगी वहां पे दोनों ही लैंग्वेज के लोगों के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे, जितने डच मिनिस्टर्स उतने ही फ्रेंच मिनिस्टर्स, ताकि कोई भी एक कम्युनिटी अकेले से डिसीजन ना ले सके। दूसरा फीचर यहाँ पे ये होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर के सबऑर्डिनेट नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना दायरा, स्टेट गवर्नमेंट का अपना दायरा, और बहुत सी पावर सेंटर की स्टेट को ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड चीज यहां पर जो करी गई थी कि ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी थी, और उस कैपिटल सिटी की सरकार में भी दोनों कम्युनिटीज का बराबर का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, मतलब जितने फ्रेंच लोग उतने ही डच लोग रहेंगे। साथ ही में लास्ट चीज जो यहां पे करी गई वो था द क्रिएशन ऑफ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है और सिर्फ ओनली इन बेल्जियम पाया जाता है। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का ये मतलब है कि हर एक लैंग्वेज कम्युनिटी अपनी अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी, फ्रेंच लोगों की अलग, डच की अलग, जर्मन की अलग। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या होगा पर्पस? कम्युनिटी गवर्नमेंट ये करेगी कि जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर डिसीजंस लेगी, ठीक है। तो इन सभी चीजों के थ्रू बच्चों यहाँ के लीडर्स ने यहाँ की सारी टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स को कर दिया सॉल्व, और सभी कम्युनिटीज को प्यार से रख लिया अपने देश का हिस्सा बनाकर। और उसी की वजह से यहाँ का जो ब्रुसेल्स है बच्चों, हम लोग देखते हैं तो ये पूरी चीज यहां पर हमने देखी, ठीक है। एथनिक कॉम्पोजिशन को पढ़ा, किस तरीके से वो कॉम्प्लिकेटेड थी, प्रॉब्लम क्या थी, फ्रेंच ज्यादा रिच पावरफुल थे, गवर्नमेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स और एजुकेशन के बेनिफिट्स जो हैं वो डच लोगों को बाद में मिलते थे, लेकिन यहाँ पर अकोमोडेशन पे आया जाता है तो ये 4 फीचर्स जो है उसके लाए जाते हैं। एंड यहाँ पर इसी वजह से बच्चों ब्रुसेल्स जो है उसको चूज कर लिया जाता है एज दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन,
बिकॉज ऑफ द मार्वेलस पीसफुल अरेंजमेंट दैट दे हैव कम एट। ओके, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आती हैं। इसके बाद बचा पार्टी हम लोग आ जाते हैं श्रीलंका के ऊपर। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है हमारे तमिलनाडु के कोस्ट से थोड़ा सा दूर, और ये जो आइलैंड है यहाँ पर भी हम लोग अगर देखें तो जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। एथनिक कॉम्पोजिशन थोड़ी सी उलट पुलट है, जस्ट लाइक बेल्जियम, एंड इट इज सेम। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ की है, और 2 करोड़ जितनी पॉपुलेशन है हमारे हरियाणा की स्टेट की भी है, और ये पॉपुलेशन जो है काफी ज्यादा डाइवर्स है, काफी ज्यादा भिन्न है। भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पे लोग रहते हैं। देखते हैं कि कैसे यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशंस है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो जो मेजोरिटी है सिन्हाला लोगों की। सिन्हाला पॉपुलेशन एक भाषा है, सिन्हाला भाषा के लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मेजोरिटी में है 74%, और मैक्सिमम जो ये लोग हैं बुद्धिज्म धर्म को मानते हैं। और यहाँ पे माइनॉरिटी है तमिल्स की, जो कि है 18%। अब तमिल्स में से हम लोग देखते हैं कुछ तमिल्स हिंदूज हैं, कुछ तमिल्स मुसलमान हैं। वहीं पे तमिल्स में 2 टाइप के तमिल्स हैं। एक वो तमिल्स हैं जो ओरिजिनली श्रीलंका को बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनके पूर्वज श्रीलंका में ही रहते थे और ये वहीं पे पैदा हुए, हर चीज वहीं पे ये रह के कर रहे हैं। और बच्चों ये है हमारे तमिल नेटिव्स, या फिर जिनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है, जिनके पूर्वज श्रीलंका को ही बिलोंग करते हैं, विच इज 13% ऑफ द तमिल्स। और जो 5% तमिल्स बच गए वो तमिल्स थे जो कि इंडिया से आए थे एक समय के दौरान प्लांटेशन वर्कर्स बनकर, और फिर श्रीलंका में बस गए। तो वो है इंडियन तमिल्स, जिनके फोरफादर्स इंडिया से आए थे। अब बच्चों ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि वो 74% है, वो 18% है। बचे हुए 7% है क्रिश्चियंस, जो कि कुछ सिन्हाला भाषा बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, और 1% है यहाँ के नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स। ठीक है, टोटल 100% पॉपुलेशन का एथनिक कॉम्पोजिशन समझ में आ गया। बट यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हो येलो एरिया में रहते हैं सिन्हालास, ऑरेंज एरिया जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है यहाँ पर श्रीलंकन तमिल्स, और ये जो बीच वाला ब्राउन एरिया है यहाँ पर रहते हैं इंडियन तमिल्स। होता क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको स्किप करते हैं, और यहाँ पर देखिए होता क्या है। तो 1948 में श्रीलंका एक आजाद देश बनता है, एक डेमोक्रेटिक देश बनता है, लेकिन यहाँ के जो लीडर्स हैं सिन्हाला कम्युनिटी के, ठीक है, वो लीडर्स जो है चुन लिए जाते हैं एज द रूलर्स ऑफ श्रीलंका। तो मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी वोट करती है, अपने लीडर्स को देश का लीडर बना देती है, रूलर बना देती है, और फिर ये जो लीडर्स हैं ये अब बात करते हैं कि हम अब मेजॉरिटेरियन मेजर्स लेकर आने वाले हैं इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियन मतलब क्या होता है? मेजॉरिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा बिलीफ जो कि ये मानता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो किसी भी तरीके से जैसे वो चाहे वैसे रूल कर सकती है बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो जिस भी तरीके से मेजॉरिटी रूल करना चाहे, शासन करना चाहे, वो कर सकती है, और माइनॉरिटी यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बिल्कुल डिसरिगार्ड करके, उनको बिल्कुल साइडलाइन करके। और वही चीज श्रीलंका के लीडर्स करते हैं, ये लेकर आते हैं मेजॉरिटेरियन मेजर्स, जहां पर ये 3 चीजें लेकर आते हैं। सबसे पहले 1956 में एक्ट आती है जहां पर सिन्हाला भाषा को श्रीलंका की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज चुन लिया जाता है और तमिल भाषा को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। दूसरी चीज ये लाते हैं प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, जहां पर यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए या सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, उनको नौकरी दी जाएगी, उनको एडमिशन दिए जाएंगे, और तमिल्स को कंप्लीटली डिसरिगार्ड करा गया। तीसरी चीज, जो संविधान आया नया, वहां पर ये बोल दिया कि जो बुद्धिज्म धर्म है सिर्फ उसी को ही सरकार प्रोपोगेट करेगी, प्रोपोगेट नहीं, प्रमोट करेगी, फॉस्टर करेगी, ठीक है, फैलाएगी भी, उसको प्रोटेक्ट करके भी रखेगी। और बुद्धिज्म धर्म किसका था? हमारे श्रीलंकन्स का धर्म था। ठीक है, तो ये सारे जो है बच्चों मेजॉरिटेरियन मेजर्स को एक के बाद एक लाया जाता है, और उसके बाद इस वजह से क्रिएट होती है एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन, यानी कि जो हमारे तमिल्स हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि वो जिस देश में रह रहे हैं वो उस देश का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो सिन्हाला लीडर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और वहां पर वो लोग ना तो तमिल भाषा ना तो तमिल कल्चर के टुवर्ड्स सेंसिटिव हैं। जो संविधान है, जो सरकारी पॉलिसीज हैं, वो तमिल्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दे रही, और साथ ही में उनके साथ भेदभाव करा जाता है, ना उनको नौकरियां दी जाती हैं सरकारी, ना ही उनको बाकी अवसर दिए जाते हैं, और उनके इंटरेस्ट को कंप्लीटली डिसरिगार्ड करा जाता है, इग्नोर करा जाता है। और इसी चक्कर में बच्चों हमारे जो तमिल्स हैं वो बहुत सी पार्टीज और लॉन्च करते हैं, संघर्ष करने की कोशिश करते हैं ताकि तमिल भाषा को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल सके। वो जिस रीजन में रहते थे नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर रीजनल ऑटोनॉमी पाने की कोशिश करते हैं, पावर पाने की कोशिश करते हैं, और अवसर की समानता नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, उसको भी उसकी भी डिमांड जो है आगे रखते हैं। साथ ही में 1980s में तमिल्स जो है बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बना लेते हैं, जहां पर वो एक इंडिपेंडेंट तमिल ईलम या फिर एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग कर रहे होते हैं, जिस एरिया में वो रहते थे नॉर्थ ईस्ट में वहां पर। लेकिन इन सारी डिमांड्स को सिन्हाला लीडर्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, एंड फाइनली बच्चों क्या होता है, ये जो टेंशन्स है कॉन्फ्लिक्ट में बदलती हैं, लड़ाई झगड़े जो है वो वायलेंस में बदलते हैं, यानी कि हिंसक हो जाता है माहौल, और हिंसक होने की वजह से एक सिविल वॉर की सिचुएशन जो है वो हमारे पूरे श्रीलंका में देखने को पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत से लोगों को रेफ्यूजी बन के कंट्री छोड़नी पड़ती है, बहुत से लोगों का जो जीवन यापन है वो खो जाता है इस लड़ाई के चक्कर में। एंड श्रीलंका जो है वो एक तरीके से एक टेरिबल सेटबैक फेस करती है, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल हर टर्म्स में। ओके,
तो आपने इन दोनों ही एग्जाम्पल से क्या समझा कि बेल्जियम और श्रीलंका में ऑल्दो सेम लेवल का एथनिक कॉम्पोजिशन में कॉम्प्लिकेशंस थी, बट बेल्जियम जो है उन लड़ाइयों को सॉल्व कर कर एक अकोमोडेशन मॉडल लेकर आई जहां पर उसने पावर को शेयर करा और लड़ाई झगड़े को सॉल्व करा। बट श्रीलंका ने जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट थी उसको और बढ़ा दिया और एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन उस देश में आ जाती है, क्योंकि वो पावर को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेजोरिटेरियन मेजर्स को लेकर आते हैं। बच्चों इसी वजह से हमें पता चलता है कि पावर को क्यों शेयर करना चाहिए, उसके पीछे एक रीजन हम लोग देते हैं, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, दैट इज द प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल रीजन यही बोलता है कि एक जो समझदार इंसान है वो बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल को देखने के बाद ये समझ गया है कि अगर आप पावर को नहीं शेयर करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी तो वायलेंस होगी, वायलेंस होगी किसी देश के अंदर तो वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल रूप में अस्थिरता आएगी। तो इसी इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए और अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक समझदार इंसान हमेशा पावर को शेयर करेगा ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर सके। क्योंकि अगर किसी भी एक कम्युनिटी एक टायरेंट बनने की कोशिश करता है, एक तानाशाह की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो शॉर्ट रन में तो सही लगेगा आपको, लेकिन लॉन्ग रन में दोनों ही कम्युनिटीज को उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका में हुआ, जब लोग मरे तो दोनों कम्युनिटीज के मरे ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि सिन्हालाज नहीं मरे और सिर्फ तमिल्स मरे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में इट विल ब्रिंग रूइन टू ऑल इफ यू विल नॉट शेयर पावर। और वहीं पे एक दूसरा रीजन है पावर शेयरिंग का, मॉरल रीजन, जो ये मानता है कि डेमोक्रेसी का बेसिस है पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी की वेरी स्पिरिट है, मतलब डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग। सभी लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर बराबर स्टेटस दिया जाता है, सभी को बराबर पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, शेयरिंग द पावर विद एवरीवन। इस वजह से पावर को शेयर किया जाना चाहिए, दैट इज व्हाट द मॉरल रीजन सेज, ठीक है। अब इन दो रीजंस के बाद बच्चों हम लास्ट चीज पे आ जाते हैं इस चैप्टर की, विच आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, की पावर को शेयर करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं। तो 4 तरीकों से पावर को बांटा जा सकता है। सबसे पहला तरीका है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उन सभी ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड करा जाता है, सभी को सेम लेवल पे प्लेस करा जाता है और इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सभी को उसी पे प्लेस करा गया है, सभी को अलग पावर दी गई है। लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने की पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास लॉ को इंप्लीमेंट करने की, लागू करने की पावर है और जुडिशरी न्यायपालिका है, ठीक है। तीनों के पास अलग पावर है लेकिन तीनों एक ही लेवल पे है, विच एक्चुअली मींस कि अगर कोई भी ऑर्गन अपनी दी गई पावर से ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा तो बाकी दोनों उस पर चेक रख के बैठे हैं और वो उसको वहीं पे रोक लेंगे। तो इस सिस्टम को बच्चों चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा टाइप का आता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जब डिफरेंट लेवल्स पे आप गवर्नमेंट की पावर को शेयर करते हो, जिसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जाता है, वर्टिकल लाइन की तरह। मतलब कि सबसे ऊपर आएगा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे देश के लिए जो केंद्रीय सरकार है, फिर आएगी स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट को बनाया जाता है, और फिर अलग लेवल पे और भी आप पावर को बांट सकते हो, जैसे हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट भी है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होती है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। अलग लेवल्स पे पावर को बांटना को वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जाता है या फिर फेडरलिज्म भी बोला जाता है। थर्ड तरीका जिसके थ्रू आप पावर को शेयर कर सकते हो, दैट इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो देश के अंदर जो अलग अलग सामाजिक तबके होते हैं, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे, चाहे भाषा के दम पर, तो इन सभी ग्रुप्स के बीच में भी पावर को शेयर करा जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहां पर हर लैंग्वेज कम्युनिटी की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट को बना दिया था और हर कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी उसका ये रोल था कि वो लैंग्वेज, कल्चरल और एजुकेशनल इश्यूज पे डिसीजंस ले सकती है। वहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहां पर हमारे जो बहुत से ऐसे कास्ट ग्रुप्स हैं जो कि बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स हो गए, ओबीसीज, एससीज, एसटीज, जिनको काफी समय तक शोषित किया गया, उनको रिजर्वेशन दी जाती है, या फिर महिलाएं जिनके साथ काफी समय तक शोषण हुआ है उनको भी रिजर्वेशन दी जाती है। और बच्चों ये वाला तो कंप्लीट हो गया है। लास्ट चीज है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग देखते हैं कि एक फ्री कंपटीशन को हम अलाउ करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंपीट करती हैं, ठीक है, पावर के लिए लड़ती हैं, और सिटीजन जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उसमें से चूज करते हैं, जो उन्हें परफेक्ट लगता है उसको वोट देते हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं एंड इन द लॉन्गर रन हम लोग देखते हैं कि एक देश, एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर बहुत सी अलग अलग पार्टीज पावर को होल्ड करते हुए आपको दिखेंगी, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सी पार्टीज इलेक्शन से पहले अलायंस बना के रखते हैं, ग्रुप्स बना के रखते हैं, और फिर पूरा अलायंस लड़ता है इलेक्शंस में, तो वहां पर भी बहुत सी डिफरेंट पार्टीज पावर होल्ड कर रही हैं। एट प्रेजेंट जो एनडीए की सरकार है वो भी एक अलायंस है जिसमें बहुत सारी पार्टीज हिस्सा है। और उसी के साथ क्या होता है, कभी अगर एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं हासिल कर पाती, सीट्स नहीं हासिल कर पाती, तो वहां पर दूसरी पार्टीज के साथ वो मिल जाती है और गठबंधन की सरकार या फिर एक कोalition गवर्नमेंट को फॉर्म करा जाता है और पावर को बहुत सारी पार्टीज मिलकर होल्ड करती हैं, ठीक है। तो दिस इज द वेज, these are actually the ways through which
डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर होल्डिंग पावर इन आर कंट्री, बहुत अच्छी चीज है, उनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। साथ ही में अगर हम लोग प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स की बात करें तो प्रेशर ग्रुप मूवमेंट में बच्चों जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये लोग अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाकर रखते हैं जहां पर इनकी जो भी डिमांड्स होती हैं ये उसके लिए मूवमेंट जो है निकाल सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि वो इनकी डिमांड की टुवर्ड्स देखे और रिस्पॉन्ड करे और इनकी मांगे पूरी करे। ठीक है, तो उसकी भी आजादी एक डेमोक्रेसी के अंदर होती है, तो उनको भी पावर दी गई है टू कैरी आउट द मूवमेंट्स ऑल्सो। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है उसकी हमने समरी पूरी कर ली है कंप्लीट। दिस इज ऑल अबाउट पावर शेयरिंग गाइज। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। बहुत ज्यादा डिटेल में भी हमने इसको पढ़ा दिया है और अभी हमने इसकी छोटी सी समरी भी आप लोगों को दे दी है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।